गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एकलव्य पीसीएस में। और बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत का। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि अब हम अपने आधुनिक भारत के अंतिम चरण में हैं। कुछ ही समय में आधुनिक भारत की सीरीज हमारी फिनिश हो जाएगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नौसेना विद्रोह। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे नौसेना विद्रोह का और कैबिनेट मिशन का। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था CR फॉर्मूला और वेवेल योजना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि ये, जैसा कि मैंने कई बार बोला है आप लोगों से, हिस्ट्री में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन्हें एक क्रम में ही देखें। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है हमारा नौसैनिक विद्रोह। नौसेना विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और इस विद्रोह का भारत की आज़ादी में भी योगदान है, जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा नौसेना विद्रोह, जो कि हुआ है 18 फरवरी 1946 को। ये विद्रोह हुआ है 18 फरवरी 1946 को, और ये चला है 18 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 1946 तक। तो ध्यान रखना, 18 फरवरी से 23 फरवरी 1946 तक चला है नौसैनिक विद्रोह या नौसेना विद्रोह, ये चला है। अब ये विद्रोह कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो जरा हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, ये विद्रोह हुआ था बम्बई में। ये विद्रोह कहाँ हुआ था बच्चों? ये विद्रोह हुआ था बम्बई में। और बम्बई में इस विद्रोह की जो शुरुआत होती है वो होती है HMIS तलवार से। ध्यान रखना, इस विद्रोह की शुरुआत होती है HMIS तलवार। HMIS तलवार नामक जहाज से इस विद्रोह की शुरुआत होती है। ठीक है। नौसैनिक विद्रोह जो होता है ये हुआ है 18 फरवरी से 23 फरवरी 1940 के बीच में। कहां पर हुआ है ये विद्रोह? तो ये विद्रोह हुआ है बंबई में। और इस विद्रोह की शुरुआत किस जहाज से हुई? तो वो जहाज है HMIS तलवार। अच्छा, यहां पर HMIS का फुल फॉर्म क्या है? तो HMIS का यहां पर मतलब है हिज मैजेस्टी इंडियन शिप। ध्यान रखना, HMIS का फुल फॉर्म है हिज मैजेस्टी इंडियन शिप। यहां पर हिज मैजेस्टी जो है ये इंडिकेट करता है ब्रिटेन की रानी को, ठीक है, या ब्रिटेन के सम्राट को रिप्रेजेंट करता है यहां पर ये। तो HMIS का मतलब है हिज मैजेस्टी इंडियन शिप्स, और इसका वैसे नाम है तलवार। तो HMIS तलवार पर नौसैनिक विद्रोह हुआ था विद्यार्थियों बंबई में। अब हम देखें कि इस नौसैनिक विद्रोह का कारण क्या था। भाई, कुछ ना कुछ कारण भी रहा होगा, क्योंकि बिना कारण के विद्रोह नहीं होते हैं। तो अगर हम देखें इस विद्रोह का कारण क्या रहा विद्यार्थियों, तो इस विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो था नस्ल भेद एवं खराब भोजन। ध्यान रखिएगा, इस विद्रोह का कारण क्या था? नस्ल भेद एवं खराब भोजन। नस्ल भेद एवं खराब भोजन की वजह से HMIS तलवार के नाविकों ने विद्रोह कर दिया। नस्ल भेद का क्या मतलब है यहां पर बच्चों? तो नस्ल भेद का मतलब है भेदभाव करना नस्ल के आधार पर। यानी एक नस्ल है हम भारतीयों की और दूसरी नस्ल थी अंग्रेजों की। तो यहां पर होता यह था कि समान पद पर तैनात अंग्रेज और भारतीय लोगों के बीच भेदभाव किया जाता था। एक ही पद पर, मान लीजिए एक पद है सार्जेंट का, अब एक सार्जेंट के पद पर एक अंग्रेज भी तैनात है और एक भारतीय भी तैनात है, लेकिन अंग्रेज की सैलरी ज़्यादा होगी, भारतीयों की सैलरी कम होगी। तो ये भेदभाव था। इसके अलावा उनको भारतीय होने के नाते और भी काफ़ी सारे भेदभावों का सामना करना पड़ता था। तो इस विद्रोह का कारण क्या था विद्यार्थियों? इस विद्रोह का कारण था नस्ल भेद एवं खराब भोजन। ठीक है। HMIS के तलवार के जो नाविक थे उन्होंने ये कंप्लेंट की कि एक तो हमारे साथ नस्ल भेद होता है, दूसरा हमें भोजन भी खराब दिया जाता है। तो इन सब के विरोध में यहाँ पर इन नाविकों ने हड़ताल कर दी। आगे हम देखें तो इन नाविकों की एक मांग और थी, वो ये थी कि एक नाविक जिसका नाम था BC दत्त, एक नाविक जिसका नाम था BC दत्त, उसको रिहा किया जाए। नाविक BC दत्त
को रिहा किया जाए, ये भी एक मांग थी। अब रिहा किया जाए का मतलब ये है कि ये जेल में है तभी तो रिहा किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि बीसी दत्त जेल में कैसे पहुंचे? तो बीसी दत्त जेल में ऐसे पहुंचे कि बीसी दत्त ने जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो के नारे लिख दिए थे। बीसी दत्त ने जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो के नारे लिख दिए थे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लिख दिए थे। इस वजह से अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो इस पूरे के पूरे विद्रोह की एक मांग ये भी थी कि एक तो हमारे साथ नस्ल भेद व्यवहार ना किया जाए, दूसरा हमें अच्छा भोजन दिया जाए, और तीसरा हमारे नाविक बीसी दत्त को तत्काल रिहा किया जाए, है ना, क्योंकि उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने भारत छोड़ो के नारे लगाए हैं। अब इस विद्रोह की, जैसे कि मैंने बताया कि शुरुआत तो होती है बंबई से, लेकिन शीघ्र ही ये कैसल और पोर्ट बैरक में भी फैल जाता है। इसके अलावा 19 फरवरी को कराची के नाविक भी इस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। तो बंबई से शुरू हुआ है और आप देख रहे हो फैलता जा रहा है। 19 फरवरी को कराची के नाविक भी इस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। तो विद्रोह देखिए फैलता जा रहा है। 18 फरवरी से शुरू हुआ बंबई में, उसके बाद 19 फरवरी को पहुंच गया ये कराची में, और इसके बाद इस विद्रोह की जो आग है वो अंबाला और जबलपुर के सैनिकों तक पहुंच जाती है। नौसैनिक विद्रोह में अगर हम देखें तो नौसैनिक विद्रोह में विद्यार्थियों जो प्रसिद्ध नारे लगे वो कौन कौन से थे? वो थे इनकलाब जिंदाबाद। तो इस विद्रोह के दौरान इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे। इस विद्रोह के दौरान विद्यार्थियों इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे, जय हिंद के नारे लगे, जय हिंद, और हिंदू मुस्लिम एक हो जैसे नारे लगे। हिंदू मुस्लिम एक हों, इस तरीके के नारे इस विद्रोह के दौरान लगे। और इसी विद्रोह के अंतर्गत 22 फरवरी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसी विद्रोह के अंतर्गत बच्चों 22 फरवरी को एक विशाल हड़ताल का आयोजन किया गया। विशाल हड़ताल, इसी नौसैनिक विद्रोह के दौरान 22 फरवरी को एक विशाल हड़ताल का आयोजन किया गया। इस विशाल हड़ताल में तकरीबन 20 लाख मजदूर शामिल थे। तो आप देख रहे हो कि इस हड़ताल से ये इंडिकेट होता है कि ये महज एक नौसैनिक विद्रोह नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग तो इसकी एक नौसेना के विद्रोह के रूप में ही हुई है, लेकिन शीघ्र ही ये एक आम जनता के विद्रोह के रूप में फैल जाता है। इस विद्रोह के दौरान तकरीबन भारत के हर स्तर के लोगों ने इसमें भाग लिया। दुकानदारों ने इसमें बड़े पैमाने पर भाग लिया। सामान्य रूप से जब हड़ताल का आयोजन हुआ तो पूरा का पूरा भारत जो है बंद था। मैंने बताया 20 लाख मजदूर इसमें शामिल थे, तो पूरा का पूरा भारत बंद था। इसके अलावा ये जो नौसैनिक थे ये सड़कों पर अपनी गाड़ियां लेकर घूमने लगे। उन गाड़ियों पर तिरंगा होता था और इन्होंने ब्रिटिश झंडे को उतार करके फेंक दिया था। ये लोग अपनी गाड़ियों में घूमते थे जिन पर तिरंगा लगा होता था, और इन लोगों को जो भारतीय व्यापारी थे वो बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में उपलब्ध करवाते थे इनको सम्मान देने के लिए। तो ये विद्रोह जो है नौसेना से निकलकर सड़क पर आ गया था। अब चूंकि इतने बड़े पैमाने पर हो रहा था कि सारी की सारी सेना इसमें शामिल है। आप देख रहे हैं नौसेना इसमें शामिल होगी, प्लस आम लोग भी शामिल हैं, हड़ताल हो रही है, मजदूर भी शामिल हैं, छात्र भी शामिल हैं। तो इस स्थिति को भांपते हुए जब ये विद्रोह जो है काफ़ी कठिन स्थिति में पहुंच गया, तो इस स्थिति को भांपते हुए दो नेता जो है हमारे सामने आते हैं। और वो नेता कौन से थे? वो थे सरदार पटेल और जिन्ना। जब ये विद्रोह अपनी विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया तो यहाँ पर हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया। इसलिए इस नौसेना विद्रोह को रोकने के लिए, क्योंकि ये विद्रोह बढ़ता ही जा रहा था, इस विद्रोह को
रोकने के लिए सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने हस्तक्षेप किया। इन दोनों ने हस्तक्षेप किया क्योंकि देखिए इस विद्रोह में हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल थे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदुओं और मुसलमानों के जो विचार थे वो बिल्कुल एक नहीं थे, है ना। हिंदुओं की जो आइडियोलॉजी थी वो कांग्रेस की तरफ झुकी हुई थी, जबकि मुसलमान जो थे वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के पक्ष में थे। लेकिन वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी दोनों के दोनों विद्रोह साथ मिलकर के कर रहे हैं। नौसेना में जो विद्रोह हो रहा है दोनों साथ मिलकर के कर रहे हैं। इसलिए जब ऐसी खतरनाक स्थिति आ गई तो सरदार पटेल और जिन्ना ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने इन नौसैनिकों को समझाया कि आप ये जो विद्रोह कर रहे हैं इसको तत्काल रूप से बंद कर दीजिए। और जब सरदार पटेल और जिन्ना ने इस विद्रोह को शांत करवाया तो विद्रोह के समापन के समय भी ये स्पष्ट किया गया इन नौसैनिकों के द्वारा। 24 फरवरी को विद्रोह समाप्त होता है, इन दोनों ने हस्तक्षेप किया तो 24 फरवरी को विद्रोह समाप्त हो जाता है। और विद्रोह जब समाप्त होता है तो ये नौसैनिक कमेंट करते हैं कि हम जो समर्पण कर रहे हैं, हम जो विद्रोह समाप्त कर रहे हैं ये भारत के सामने कर रहे हैं। अंग्रेज ये बिल्कुल ना समझें कि हम ये समर्पण अंग्रेजों के सामने कर रहे हैं या ब्रिटिश सरकार के सामने कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। जब इन दोनों नेताओं ने हस्तक्षेप किया तो इनके हस्तक्षेप करने से विद्रोह समाप्त तो हो गया। इन नौसैनिकों ने जो हथियार उठा लिए थे उन हथियारों को डाल दिया, समर्पण कर दिया। लेकिन समर्पण करते समय उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि हम जो विद्रोह कर रहे हैं, मतलब हम जो समर्पण कर रहे हैं, ये समर्पण भारत की जनता के समक्ष है, ना कि ब्रिटेन सरकार के समक्ष। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो कि है नौसैनिक विद्रोह। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट्स इंपॉर्टेंट है, जो भी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब आप लोगों के सामने हैं, आप इसको देख सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये था बच्चों नौसैनिक विद्रोह। और अब मैं इसे साफ कर देता हूं और अब हम पढ़ेंगे यहां पर कैबिनेट मिशन। चलिए, तो ये था नौसैनिक विद्रोह। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो रिवाइंड करके फिर से इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम देखेंगे यहां पर कैबिनेट मिशन। चलिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो वहां पर इससे ज़रूर आपको सवाल मिला होगा। कैबिनेट मिशन कब आया है भारत में? ये आया है 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को आया है बच्चों कैबिनेट मिशन। चलिए देखते हैं कैबिनेट मिशन क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो देखो भाई, जैसा कि हमने देखा 1945 में ब्रिटेन के आम चुनाव संपन्न होते हैं और ब्रिटेन के आम चुनाव जब 1945 में हुए तो इन आम चुनावों में जो विंस्टन चर्चिल थे उनकी जो पार्टी थी कंजर्वेटिव, उसकी हार हो गई। और जब कंजर्वेटिव पार्टी हार गई तो विंस्टन चर्चिल भी चुनाव हार गए। और विंस्टन चर्चिल जब चुनाव हार गए तो वो गद्दी से हट गए और अब सत्ता में आती है बच्चों लेबर पार्टी। पहले थी कंजर्वेटिव पार्टी, 1945 के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और अब आती है लेबर पार्टी। अब जब लेबर पार्टी सत्ता में आती है तो लेबर पार्टी के जो नए प्रधानमंत्री बनते हैं इंग्लैंड के, वो हैं क्लीमेंट एटली। बात करें क्लीमेंट एटली की तो क्लीमेंट एटली का रवैया है भारत को लेकर बहुत ही अच्छा। वो भारत को गुलाम बनाए रखने के पक्ष में नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमने देखा था विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल का तो सीधा सा कथन था कि मैं ऐसा प्रधानमंत्री कहलाना पसंद नहीं करूंगा जिसके काल में भारत ने आज़ादी हासिल की हो। तो ऐसा उन्होंने किया भी, इसलिए उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। वहीं हम बात करें क्लीमेंट एटली की तो क्लीमेंट एटली का रवैया भारत को लेकर काफ़ी अच्छा है। वो भारत को गुलाम बनाए रखने के पक्ष में नहीं है। जब वे सत्ता में चुन करके आते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता यही होती है कि जितना शीघ्र हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भारत को आज़ाद कर दिया जाए। भारत में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनको सुलझा करके भारत को आज़ाद कर दिया जाए।
इसी की दिशा में पहला प्रयास वो जो करते हैं वो है विद्यार्थियों कैबिनेट मिशन। तो जैसा कि हमने देखा कि जुलाई 1945 में क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं इंग्लैंड के। क्लीमेंट एटली सत्ता में आते हैं जुलाई 1945 को, डेट थी 26 जुलाई 1945 को क्लीमेंट एटली सत्ता में आते हैं, इंग्लैंड की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही ये घोषणा की कि हम भारत को शीघ्र ही आज़ाद कर देंगे, और इसलिए इन्होंने भारत में भेजा कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन की जो घोषणा होती है वो नौसैनिक विद्रोह के ठीक एक दिन बाद होती है। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ है? 18 फरवरी को, और 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो नौसैनिक विद्रोह के अगले दिन घोषणा होती है कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन की घोषणा होती है बच्चों 19 फरवरी को। नौसेना विद्रोह के ठीक अगले दिन भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन को भारत में भेजने की घोषणा की 19 फरवरी 1946 को। ठीक है, भारत सचिव जो थे जिनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, उन्होंने ये घोषणा की कि हम शीघ्र ही भारत में कैबिनेट मिशन भेजेंगे। अब कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय था ये भी हम देख लेते हैं। तो सदस्य इसके देख लो, कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? तो बच्चों कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। कौन कौन से थे? पहले थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ध्यान रखना, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरे व्यक्ति थे A.B. अलेक्जेंडर। ठीक है, पहले व्यक्ति थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे व्यक्ति थे A.B. अलेक्जेंडर, और तीसरे व्यक्ति थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स। अब स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो है ये क्रिप्स मिशन में पहले भी भारत आ चुके हैं, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें कितने सदस्य थे, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन कुल कितने सदस्य था। तो कैबिनेट मिशन कुल 3 सदस्य था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। और इस मिशन की अगुवाई कर रहे थे भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ध्यान रखिएगा इस मिशन की अगुवाई कौन कर रहे थे? इस मिशन की अगुवाई कर रहे थे भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है। कैबिनेट मिशन जो है बच्चों भारत कब आया है? 24 मार्च 1946 को, और 24 मार्च 1946 को ये पहुंचता है दिल्ली में, बेसिकली नई दिल्ली में ये पहुंचता है। और यहाँ पर आने के बाद पूरा रिसर्च करता है कि कैसे क्या किया जाना चाहिए, लोगों से मिलता है, कांग्रेस के नेताओं से मिलता है, मुस्लिम लीग से मिलता है, और 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट लगाता है। ठीक है, तो 24 मार्च 1946 को दिल्ली आता है और 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट लगाता है। और अब हम देख लेते हैं जरा कि कैबिनेट मिशन की महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स क्या क्या थी, क्या क्या रिपोर्ट लगाई कैबिनेट मिशन ने। तो बच्चों अगर कैबिनेट मिशन की बात की जाए तो कैबिनेट मिशन ने जो पहली रिपोर्ट लगाई वो थी एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। पहली रिपोर्ट में जो पहली उन्होंने सिफारिश की वो की एक अखिल भारतीय संघ होना चाहिए।
कैबिनेट मिशन ने जो पहली रिपोर्ट लगाई, उस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा भारत में एक अखिल भारतीय संघ होना चाहिए, और ये जो बच्चों अखिल भारतीय संघ बनेगा, ये ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों से मिलकर बनेगा। ठीक है, पहली जो रिपोर्ट लगाई कैबिनेट मिशन के अंतर्गत वो ये कि एक अखिल भारतीय संघ होना चाहिए, और ये जो अखिल भारतीय संघ हो ये ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों से मिलकर बने। इसके अतिरिक्त संघ की अगली जो घोषणा की इन्होंने वो ये, संघ की एक कार्यपालिका तथा विधानमंडल होना चाहिए। दूसरी जो सिफारिश लगाई भारत के लिए वो ये कि संघ की एक कार्यपालिका हो और एक विधानमंडल हो। देखिए, संघ की कार्यपालिका से मतलब क्या है, कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका, देखिए जब हम संविधान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का मतलब होता है कानून बनाने वाली संस्था, कार्यपालिका का मतलब होता है कानून को लागू करने वाली संस्था, और न्यायपालिका का अर्थ होता है कि कानून में समस्या आने पर उसका निपटारा करने वाली संस्था। ठीक है, तो यहां पर पहले उन्होंने कहा एक कार्यपालिका हो, यानी केंद्र के कर्मचारियों का एक ऐसा संगठन हो जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवा सके। तो संघ की एक कार्यपालिका हो, भारतीय संविधान में बाकायदा इसका उल्लेख है। संविधान के भाग 5 52 से लेकर अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। तो बेसिकली उसकी नींव जो है वो यहीं पड़ी है। तो कैबिनेट मिशन ने कहा संघ की एक कार्यपालिका हो। संघ की कार्यपालिका का मतलब बच्चों ये है कि संघ में अधिकारियों का एक ऐसा समूह हो जो केंद्र के द्वारा, जो संघ द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवा सके, प्लस एक विधानमंडल होना चाहिए। विधानमंडल मतलब वही विधायिका की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे वर्तमान में संसद है वैसे इन्होंने कहा कि संघ की एक कार्यपालिका होनी चाहिए तथा विधानमंडल होना चाहिए। यानी यहाँ पर बात हो रही है संसद की, और संसद के द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों को लागू करवाने वाले अधिकारियों की बात समझ पा रहे हैं। तो संघ की एक कार्यपालिका हो तथा एक विधानमंडल होना चाहिए, ऐसी सिफारिश लगाई कैबिनेट मिशन ने। अब उन्होंने इसमें यह भी कहा कि विधानमंडल में जो भी ऐसे मुद्दे हों जो थोड़ा सा आपका सेंसिटिव हैं, ऐसे मुद्दे जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, सेंसिटिव हैं, ऐसे मुद्दों पर विधानमंडल में बहस की व्यवस्था होनी चाहिए। यहां पर इलेक्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। विधानमंडल के भीतर अगर कोई सेंसिटिव मुद्दा आता है तो उस पर हिंदू और मुसलमानों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो एक साथ बैठे, यहां पर उस मुद्दे पर मतदान होना चाहिए, और जिधर वोट ज्यादा हो यानी जिधर बहुमत हो उस दिशा में ही वो बिल पास होना चाहिए। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो हैं कैबिनेट मिशन में की गई थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा अगली जो यहां पर इन्होंने घोषणा की वो ये कि संघीय विषयों के अलावा संघीय विषयों के अलावा मतलब संघीय विषयों के जो संघीय विषय हैं अतिरिक्त अवशिष्ट शक्तियां, संघीय विषय के अतिरिक्त अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास हों। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं?
इसमें इन्होंने कहा कि जो संघीय विषय हैं, जो संघीय विषय हैं, संघीय विषय मतलब देखिए ये तो आपको संविधान में आज भी देखने को मिलता है। संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, केंद्र सूची यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऐसे विषय जिस पर केंद्र कानून बनाता है वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, ऐसे विषय जिन पर राज्य कानून बनाता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे विषय जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो इन तीनों से अलग हैं, जो ना केंद्र में है, ना राज्य में है, ना समवर्ती में है। ऐसी शक्तियों को कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियों की जो बात थी विद्यार्थियों, उनको रखने की बात की गई प्रांतों के पास। कैबिनेट मिशन ने कहा कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होनी चाहिए? अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो बच्चों, वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास नहीं है, वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रखी गई हैं। इसमें भी अंग्रेजों का एक षड्यंत्र था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत का जो संघीय ढांचा है वो पावरफुल हो। अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत का जो संघीय ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो पावरफुल हो, क्योंकि अगर फेडरल स्ट्रक्चर ही पावरफुल नहीं होगा तो ये प्रांत आपस में जुड़े नहीं रह पाएंगे और एक न एक दिन ये फिर से टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे और भारत कभी एक नहीं हो पाएगा। इसीलिए कैबिनेट मिशन में कहा गया कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दे दो। लेकिन भारतीय लोग इतने तो समझदार थे ही, वो जानते थे इस शब्द का क्या मतलब है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। वर्तमान में अगर हम देखें, वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं और हर स्थिति में, भारत में हर स्थिति में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है राज्यों से। राज्यों के पास पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कभी विवाद की स्थिति आएगी केंद्र और राज्य के बीच में, तो अधिक शक्तिशाली वो बनेगा, वो है केंद्र, और केंद्र की ही बात को मानना पड़ेगा राज्यों को। और ये बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर केंद्र शक्तिशाली नहीं होगा तो राज्य मनमानी पर उतर आएंगे, और राज्य मनमानी पर उतर आएंगे तो भारत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे राज्य होंगे लेकिन भारत कहीं नहीं होगा। तो इन राज्यों को आपस में जोड़े रखने के लिए केंद्र का शक्तिशाली होना अति आवश्यक है। आप समझ पा रहे होंगे विद्यार्थियों। तो भारत शक्तिशाली ना होने पाए, इसीलिए कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संघीय विषयों को प्रांतों को देने की बात की गई। इसके अलावा अगर हम देखें, चलिए इसे मैं हटा देता हूं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत पाकिस्तान की मांग को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई, बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया गया पाकिस्तान की मांग को कि नहीं, पाकिस्तान तो नहीं बनाया जा सकता। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत पाकिस्तान की मांग को पूर्णतः खारिज कर दिया गया, पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, यानी पाकिस्तान नहीं बनेगा, ये साफ साफ कह दिया कैबिनेट मिशन ने। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कैबिनेट मिशन में हुई वो ये, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया, ये इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में खूब भर भर के पूछी जाती है कि संविधान सभा के गठन की बात सबसे पहले, या भारत में जो संविधान सभा है इसको बनाने का आधार क्या है, इस किस आधार पर बनाई गई है, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है विद्यार्थियों कि संविधान सभा जो है इसको बनाने का आधार क्या है, इसको बनाने का आधार है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना में ही संविधान सभा को बनाने की बात की गई थी। हालांकि इससे पहले भी वेवेल योजना में भी की गई थी, हम लोग जानते हैं ये बात, लेकिन हमारी जो संविधान सभा बनी उसका आधार था कैबिनेट मिशन योजना, इसी के आधार पर ये बनाई गई। ठीक है, अच्छा अब इसमें कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये तो स्पष्ट कर दिया कैबिनेट मिशन योजना ने। अच्छा, किस तरीके से किया जाएगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा जो बनेगी वो अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर बनेगी। ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, प्रश्न पेपर में पूछ लेता है कि संविधान सभा में जो सदस्य
आए थे वो किस तरीके से आए थे, तो संविधान सभा में जो सदस्य आए थे वो अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से आए थे, यानी इनका कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि वयस्क मताधिकार के माध्यम से इन्हें चुना गया था। जैसे वर्तमान समय में हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, ये वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति इसमें वोट डालता है और अपने मन का प्रत्याशी चुनता है। लेकिन संविधान सभा में जो सदस्य थे उनका चुनाव प्रत्यक्ष मत के आधार पर नहीं हुआ था, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। इनका चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर, इनडायरेक्ट। जैसे हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, अब राष्ट्रपति का चुनाव हम नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वही करते हैं। तो कुछ ना कुछ वैसी ही यहाँ पर व्यवस्था थी। तो अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये सारी की सारी बातें हैं किसके बारे में, संविधान सभा के बारे में, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। एक सीट जो आएगी संविधान सभा की, वो आएगी 10 लाख की आबादी पर। ध्यान रखना, संविधान सभा की एक सीट कितनी आबादी पर थी, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो संविधान सभा की एक सीट का आधार था विद्यार्थियों 10 लाख की आबादी। 10 लाख की आबादी पर एक सीट का प्रावधान किया गया था। और इस फॉर्मूले को लगा करके जो कुल सीटें निकलें संविधान सभा की, ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को लगा करके कि 10 लाख की आबादी पर एक सीट होगी, इस फॉर्मूले को लगा करके जो कुल सीटें निकल के आई संविधान सभा की, वो निकल के आई 389। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इस फॉर्मूले को लगाने के बाद कि 10 लाख की आबादी पर एक सीट होगी, और फिर जो सीटें निकल के आई कुल, वो थी 389। अब ये 389 सीटों को भी बांटा गया था, जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। इनमें 3 तरीके की सीटें थी। पहली थी देशी, सबसे पहले थे ब्रिटिश भारत के प्रांत, दूसरे थे चीफ कमिश्नरी, और तीसरे थे देसी रियासतें। ठीक है, तो ये जो 389 सीटें आप देख रहे हो, ये आपकी जो है 3 तरीके से बांटी गई थी। 3 तरीके से इनको डिवाइड किया गया था। इनमें 292 सीटें आनी थी बच्चों ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, 4 सीटें आनी थी चीफ कमिश्नरी से, और 93 सीटें आनी थी देसी रियासतों से। आप इन सबको जोड़ देंगे तो निकल के आएगा 389। तो ये परफॉर्मा तैयार करके दिया कैबिनेट मिशन योजना ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है ये। तो इस तरीके से संविधान सभा के गठन की बात जो है कैबिनेट मिशन योजना ने की, और किस तरीके से की कि संविधान सभा में जो इलेक्शन होगा वो अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर लोग यहाँ पर आएंगे, एक सीट 10 लाख की आबादी पर होगी, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके कुल सीटें निकली 389। 389 सीटों में से 292 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों से। अब इनमें भी जो है कैटेगराइजेशन किया गया था, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश भारत से डायरेक्टली सीटें जो है आ रही थी 292, इनको भी आगे 3 भागों में बांटा गया था। जैसे मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा का एक भाग, दूसरा भाग में पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, और तीसरे भाग में बंगाल और असम। तो ये सारी चीज़ें हम तब पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे संविधान, तो तब मैं इनको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल इस टॉपिक के लिए इतना बहुत है। तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों से 292, चीफ कमिश्नरी भी क्या थी ये सब मैं आपको संविधान के समय में अच्छे से समझाऊंगा, अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं। और देसी रियासतों से 93। तो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कैबिनेट मिशन योजना का। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो अगर ऐसा है, अगर आपको कुछ नई जानकारी मिली है तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें,
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।